पराश्रव तरंगे हैं, इन्हें कौन उत्पन्न करता है, वो अपन यहाँ पर देख रहे हैं कौन उत्पन्न करता है। तो अपन ने क्या सीखा था, पर्दा चमका वही, पर्दा चमका वही। तो समझना, पर से याद कर लेना अपन पोरपोइज, ये एक प्रकार की बच्चों क्या है, मछली होती है। और डा से याद कर लेना डॉल्फिन, डॉल्फिन मछली होती है, ठीक है, दा से। चम से याद कर लेना चमगादड़, चमगादड़, ठीक है। तो ये तो तीन जो बच्चे जो हो गए जानवर, ये उत्पन्न करने वाले हो गए, ठीक है। अब फिर क्या है बच्चों, कुत्ता, समझना। बा से बच्चों क्या है, बिल्ली, ट्रैक है बहुत अच्छी। और ही से हिरण। तो ध्यान देना यहां पर, सुनते कौन है, यहां देखो ये जितने भी जानवर हैं सुनते सब हैं, परीक्षा में पूछा जाए सुनते हैं। पर्दा चमका बही, कौन कौन सुन सकता है, कौन कौन सुन सकता है, कैसे याद करोगे, पराश्रव तरंगों को कौन कौन सुन सकता है, पर्दा चमका बही, कैसे याद करोगे। पा से पोरपोइज, पर से पोरपोइज, दा से डॉल्फिन, चम से चमगादड़, का से कुत्ता, और बही से वा से बिल्ली, ही से हिरण। तो ये सब रे सुन लेते हैं, लेकिन उत्पन्न कौन करता है, पोरपोइज, डॉल्फिन, चमगादड़। पोरपोइज, डॉल्फिन और चमगादड़ जो है पराश्रव तरंगों को, पराध्वनिक तरंगों को उत्पन्न करता है। चमगादड़ अपना शिकार ढूंढने में इसका उपयोग करता है, ठीक है, किसका, पराश्रव तरंगों का उपयोग करता है, ठीक है, पराश्रव तरंगों का उपयोग करता है। पराश्रव तरंग जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न तो इसी से छपेगा, पेपर में इसी से छपता है। तो ट्रिक देख लेना एक बार वीडियो, को दिक्कत नहीं है उसमें। देखो अब बच्चों इनका उपयोग देखो और समझो, उपयोग भूल जाओगे आप बादाम खाते हो, कैसे खाते हो, दूध में उबालते हो। फायदा क्या है, मस्तिष्क अच्छा होता है और सब कुछ सोना सोना हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। कई लोग तो सोने का सिक्का दूध में उबालते हैं और उसके जो कण हैं सोने के आ जाते हैं, जो बहुत पैसे वाले होते हैं। क्या कहा हमने, बादाम जो है दूध में उबाल कर जो भी खाता है उसका मस्तिष्क अच्छा होता है। और कई लोग सोना भी खाते हैं, च्यवनप्राश भी आता है, सोना चांदी च्यवनप्राश आता है कि नहीं आता है। बस हो गया उत्तर याद। उपयोग देख लो अब, उपयोग हुआ याद। बादाम, तो बा से अपन याद कर लेंगे बच्चों वायुयान, व घड़ी के पुर्जे साफ करने में। दा से याद कर लेना बच्चों दूध के जीवाणु मारने में, समाप्त करने में, ठीक है, नष्ट करने में, समाप्त करने में। बादाम दूध, ठीक है, यहाँ धा से अपन बनाएंगे एक शब्द बनाएंगे, धातुओं के जोड़ बनाने में। धातुओं को जोड़ बनाना, धातुओं को जोड़ने में, जो बेल्डिंग नहीं थी बेल्डिंग, तो धातुओं को जोड़ने में जो है अल्ट्रासोनिक तरंगों का भी उपयोग करती हैं। फिर अब क्या कहा था, मस्तिष्क अच्छा हो जाता है, पता है आपको, मस्तिष्क का ट्यूमर, ट्यूमर माना होता है कैंसर, ट्यूमर पता करने में। फिर क्या बोला था हमने, सोना चांदी च्यवनप्राश, सोना सोना होता है, अपना दिमाग बढ़िया। तो सोनार में, सोनार में, ये इतने इंपॉर्टेंट है, क्या समस्या है बता दो, इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे बच्चों सोनार के बारे में, अपन किसके बारे में बात करेंगे, सोनार के बारे में, क्योंकि सोनार पर अलग से प्रश्न भी आता है।
तो कितनी हमने अच्छी आपको ट्रिक बताई थी, बताओ। जब भी आपने वीडियो लाइक नहीं किया अभी, गलत बात है आपकी। तो अपन अब बात करते हैं सोनार का उपयोग। SONAR, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। तो इसका उपयोग करते हैं बच्चे नाविक, जो नाव चलाने वाले होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, नाविक इस्तेमाल करते हैं इसका, माने नौ संचालन में, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, समुद्र की गहराई पता करने में किसका उपयोग होता है बच्चों? सोनार का, ठीक है। और सोनार बनती किससे है? यहां लिखा है स्पष्ट, पराश्रव्य तरंगें। माने सोनार जो है, सोनार जो मशीन है, इसमें पराश्रव्य तरंगें इस्तेमाल की जाती हैं। सोनार में पराश्रव्य तरंगें इस्तेमाल की जाती हैं। यहां एक चीज और देख लो, यहां बच्चों हमने लिख दिया रडार। तो जो रडार है बच्चों, रडार है, रडार में अवश्रव्य तरंगें काम में लेती हैं, रडार में अवश्रव्य तरंगें काम में लेती हैं, यह ध्यान रखना। और सोनार में बच्चों जो है पराश्रव्य तरंगें काम में लेते हैं। सोनार है उसमें कौन सी? पराश्रव्य तरंगें काम में लेते हैं, किसमें? सोनार में, ठीक है। और ये है आपका पराश्रव्य तरंग, ठीक है, ध्यान रखना। तो सोनार में पराश्रव्य तरंगें इस्तेमाल करते हैं, यही परीक्षा में आता है। रडार में अवश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं, परीक्षा में आता है, ठीक है। तो समुद्र की गहराई पता करने में, समुद्र के अंदर कोई पत्थर तो नहीं आ गया, पत्थर की सिल्ली तो नहीं आ गई है, नहीं तो वो जहाज टूट जाएगा। तो उन जहाज़ों में सोनार लगा रहता है और उससे क्या है, तरंगें निकलती रहती हैं। किसी से? सोनार से। सोनार मशीन का नाम है, यंत्र का नाम है। तो वो तरंगें क्या है, वापस लौट करके आती हैं और उससे पता चल जाता है कि कोई खतरा नहीं है। और ये है रडार। तो जो रडार होते हैं बच्चों, आपने देखा होगा इस तरह से रडार होते हैं, वो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। तो वो क्या है, कोई दुश्मन का वायुयान है तो उससे टकरा करके तुरंत वापस आ जाती हैं और वो पता कर लेता है कि ये अपना हवाई जहाज नहीं है, ये दुश्मन का है, तुरंत पता चल जाता है। तो अपन यहाँ से कार्रवाई कर सकती है। तो आपने सुना होगा रडार पे आ जाओगे, रडार पे। तो बच्चों जो रडार होता है, जो सुरक्षा का उपकरण है रडार, इसमें अवश्रव्य तरंगें इस्तेमाल करते हैं, किसमें? रडार में, रडार में, ठीक है। रडार में अवश्रव्य तरंगें इस्तेमाल करते हैं। अब है ध्वनि के लक्षण। क्या? ध्वनि के कितने लक्षण होते हैं, ठीक है। ये आपका टॉपिक है, ध्वनि के लक्षण। तो ध्वनि के बच्चों 3 लक्षण होते हैं। एक तो होती है आपकी तीव्रता, ठीक है। तो एक होती है आपकी तारत्व, तीव्रता, एक तारत्व, और एक होती है आपकी गुणता, ठीक है। तो इनका क्या इस्तेमाल है वो देख लेते हैं। देखो नाम से स्पष्ट है, तीव्रता माने आवाज आपको तेज सुनाई दे रही, धीमी सुनाई दे रही, तो मानो उसकी तीव्रता ज़्यादा है तो तेज है, धीमी सुनाई दे रही तो उसकी तीव्रता कम है। तो इसका बच्चों एक सूत्र होता है, आई समानुपाती 1/d², माने यहाँ आपका हो जाएगा वाट/मीटर²। और बच्चों इसका जो व्यावहारिक मात्रक है, व्यावहारिक, ये तो ऐसा ही मात्रक हो गया। व्यावहारिक जो मात्रक है बच्चों तीव्रता का, वो है आपका डेसिबल। वो क्या है आपका? डेसिबल है। और ध्यान देना बच्चों, जो डेसिबल है बच्चों, जो 0 डेसिबल की ध्वनि होती है, 0 डेसिबल, ये सुनाई नहीं देती है। जब डेसिबल 10 डेसिबल हो जाती है आवाज़ हो जाती है 10 डेसिबल की, तो उसे बोलते हैं फुसफुसाहट की आवाज़। ऐसे कि बोल कर दिखाएं, आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है, ऐसी जो आवाज़ होती है वो होती है आपकी 10 dB की, ठीक है। फिर बच्चों होती है 45 dB,
तो 45 dB। तो बच्चों जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कहता है कि 45 dB की आवाज़ अच्छी होती है मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए। फिर बच्चों क्या है, 80 dB जो है शोर वाली हो जाती है, शोर। और जो जेट वायुयान होते हैं उनसे 120 की निकलती है, 120 dB की। और 180 तो भाई साहब पागल बना देती है। 180 dB की जो आवाज़ है बच्चों, इससे पागल हो जाते हैं और मर भी सकते हैं, मर ही जाएंगे 180 dB से। तो सामान्य जो आवाज़ अपने लिए 45 से 50 मान सकते हैं अपन। 10 dB फुसफुसाहट की आवाज़ होती है, ठीक है। और जेट 120 dB की ध्वनि निकालते हैं। और 120 dB की तो असहनीय होती है, परीक्षा में यही छपेगा कि 120 dB की जो आवाज़ है वो कैसी है, असहनीय है। इसको अपन सहन नहीं कर सकते, इसको अपन सहन नहीं कर सकते, ठीक है। चलो अब बच्चों यहाँ जो समाप्त हो गया है, अब तारत्व देखते हैं। तारत्व हमने कहा कोई आवाज़ आ रही है, ध्वनि आ रही है, वो हमें मोटी आवाज़ लग रही है और पतली लग रही है, ठीक है। तो बच्चों तारत्व के आधार पर ही अपन पता करेंगे कि कोई आवाज़ मोटी है कि पतली है। तारत्व, अब यहाँ आपको समझ में नहीं आया, सही बात है। तारत्व की तो कोई इंग्लिश लिखते हैं अपन, इंग्लिश लिखते हैं। तारत्व की इंग्लिश है PITCH, पिच। पिच पा से याद कर लो, पतली, पतली। तारत्व को अंग्रेजी में कहते हैं पिच, पतली। जब पतली की बात हो रही तो मोटी की भी बात हो रही। तो तारत्व के द्वारा ही हम पता करेंगे कोई आवाज़ पतली है कि कोई आवाज़ कितनी मोटी है। कहाँ से पता करेंगे अपन? तारत्व के द्वारा अपन इसमें पता करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं अपन लोग, जो महिलाओं की आवाज़ होती है, महिलाओं की जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है, अच्छी लगती है सुनने में, सुरीली। तो इनका जो तारत्व है वो अधिक होता है, तारत्व जो है अधिक होता है। किससे? पुरुषों से। ये भी परीक्षा में छपता है, पूछा जाएगा किसका तारत्व अधिक होता है? महिलाओं का तारत्व अधिक होता है। महिलाओं की आवाज़ सुरीली किस कारण से होती है? क्योंकि उनका तारत्व अधिक होता है। और ध्यान देना बच्चे, तारत्व अधिक होता है तो हर्ट्ज माने आवृत्ति भी अधिक होती है। तारत्व अधिक होगा तो आवृत्ति भी अधिक होती है, तारत्व अधिक होता है तो आवृत्ति भी अधिक होती है, ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न क्या छपेगा कि ये बताओ, मच्छर जो होते हैं इनका तारत्व अधिक है कि शेरों की आवाज़ का तारत्व अधिक है? तो बच्चों जो मच्छर होते हैं उनका तारत्व अधिक है, उनका जो तारत्व है बच्चों, उनका जो तारत्व है वो अधिक है। मच्छरों की ध्वनि का तारत्व शेरों से अधिक होता है। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों से अच्छी लगती है सुनने में, सुरीली लगती है, क्योंकि उनका तारत्व अधिक होता है। और तारत्व अधिक होता है तो बच्चों आवृत्ति भी अधिक होती है, ठीक है। चलो अब है अपना, यहाँ लास्ट लिखा था, बस चैप्टर समाप्ति की ओर है। 2 हो गया लक्षण, एक लक्षण अपना और है गुणता। तो गुणता को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं तब समझ में आएगा, QUALITY, क्वालिटी। क्वालिटी। आपके सामने कोई 2 वस्तुएं हैं, आपके सामने कोई 2 वस्तुएं हैं बच्चों, और 2 वस्तुएं एक जैसी हैं, आप कैसी पहचान करोगे कि अच्छी है कौन, बुरी कौन है? क्वालिटी की अपन पता करेंगे, तो क्वालिटी का अपन पता कैसे लगाएंगे? हाँ, तो अपन कई तरीकों से उसे देखेंगे। तो मतलब जो गुणता है, गुणता के द्वारा ही हम पता कर सकते हैं बच्चों आवाज़ की पहचान। जैसे कि आपके घर में क्या हुआ, बाहर से कोई आपको चिल्ला रहा है, आप आवाज़ पहचान लोगे, जी हमारा वो दोस्त है। कोई नया दोस्त आया, उसकी आवाज़ भी आप पहचान लोगे। तो ये पहचानने की जो कला है, पहचानने का जो गुण है, वो गुणता कहलाता है, क्वालिटी कहलाती है। अब परीक्षा में कैसे प्रश्न बनेगा? तो ऐसे बनेगा, ऐसा बनेगा कि समान प्रबलता व
समांतरत की आवाज आप कैसे पहचानोगे कि अलग अलग है? कोई आवाज आ रही है उसमें समान प्रबलता है और समान तारत है, तो उसकी पहचान करेंगे भिन्न भिन्न अपन करेंगे कि ये इसकी है, ये इसकी है, तो वो कहलाता है बच्चों गुणता, क्वालिटी। आपके कानों में आवाज आती है तो पहचान लेते हो। यहां बच्चों एक प्रश्न और छपता है, अपने कान में आवाज जो है बच्चों 1/10 सेकंड के लिए रहती है। ये भी प्रश्न छपता है, अपने कानों में आवाज जो है 1/10 सेकंड के लिए रहती है। ठीक है, चलो, तो मतलब अपन आवाज पहचानते हैं, दोस्त की आवाज पहचानते हैं कि दुश्मनी की आवाज पहचान लोगे, तो वो सब क्या कहलाता है? वो गुणता कहलाता है, गुणता कहलाता है। ठीक है, अब बच्चों आपका अगला टॉपिक है, इसमें अगला टॉपिक है अपना अगला टॉपिक है अपवर्तन। अपवर्तन, अपवर्तन तो क्या होता है? जब ध्वनि अपने मार्ग से, जब ध्वनि अपने मार्ग से बरत जाती है, माने विचलित हो जाती है, उसे अपवर्तन कहते हैं। ध्वनि ऐसी जा रही है फिर ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, इसे बोलते हैं अपवर्तन। इसका उदाहरण ऐसे देखो, ये आपका मकान है और बच्चों क्या है, यहाँ डीजे बज रहा है, यहाँ डीजे बज रहा है, यहाँ से आवाज़ आ रही है। यहाँ आपका कोई दरवाज़ा नहीं है, पूरी दीवार है, यहाँ आपका दरवाज़ा है, यहीं आपकी खिड़की है, या खिड़की नहीं मान लो, दरवाज़ा मान लो, तब भी आपको आवाज़ आ रही है। तो बच्चे जो आवाज़ है ऐसे टकराते टकराते ऐसे 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 घूमते 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 ये ऐसी आ रही कि नहीं आ रही है? तो माने जो ध्वनि में एक गुण होता है अपवर्तन का, ध्वनि में अपवर्तन का भी गुण पाया जाता है। ध्वनि अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ध्वनि अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, बस इतना ही परीक्षा में पूछा जाता है। अब ये परीक्षा में क्या प्रश्न बनेगा देखो, यहां बच्चों ध्यान करना, कभी करना आप, रात के 2 बजे रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, यहाँ पर हॉर्न बजता है, हॉर्न बजता है। ठीक है, और यहाँ आपका घर बहुत दूर, ठीक है, तो आप सुन लेते हो, लेकिन यही क्रिया अगर दिन के 12 बजे हो तो नहीं सुन पाते हो, नहीं सुन पाते हो। ऐसा कैसे? तो बच्चों क्या है, यहाँ पर दिन में बहुत सारी ध्वनियाँ ऐसे भी आ रही होंगी, ऐसे भी आ रही होंगी, ऐसी भी ध्वनियाँ जा रही होंगी, तो बच्चों क्या है, इस ध्वनि का अपवर्तन बहुत ज़्यादा कर देती हैं। जब अपवर्तन बच्चों कम होता है, अपवर्तन कम होता है, तो ध्वनि आपको अधिक दूर तक सुनाई देती है। जैसे रात में ध्वनि का अपवर्तन कम होता है, अपवर्तन कम होता है, वाहन भी कम चलते हैं, तो ध्वनि जो है दूर तक सुनाई देती है। परीक्षा में ऐसा आएगा प्रश्न कि दिन की अपेक्षा ध्वनि रात में अधिक सुनाई देती है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अब बच्चों आपका अगला इसमें टॉपिक विवर्तन। विवर्तन, ध्वनि का किसी किनारे से मुड़ना, ध्वनि का किसी वस्तु के किनारे से मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये इतना ही है। चलो, अब इसमें बच्चों आपका अगला टॉपिक है अनुनाद। अनुनाद ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ये अमेरिका में एक घटना हुई थी 1939 में, वाशिंगटन स्टेट में। वहाँ के सैनिक एक पुल पर जा रहे थे, एक पुल पर बच्चों ऐसे जा रहे थे वो। अब क्या है, वो तो अनुशासन में चलते हैं, तो एक ही समय में बच्चों वो क्या करें, पैर ऐसे वो लगावें, पैर ऐसे लगावें। तो
ये तो चालक हो गए, तो इनकी जो कंपन की आवृत्ति है और पुल की भी कंपन की आवृत्ति है होगी। तो जब चालक बल की कंपन की आवृत्ति पुल के कंपन की आवृत्ति के बच्चों बराबर हो जाती है, तो एक पुल है और अधिक कंपन करने लगता है। ये सत्य बात है। तो पुल टूट गया था उस समय, तो इसे बोलते हैं अनुनाद। क्या बोलते हैं? अनुनाद। और जो रेडियो को आप लगाते हो, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, तो रेडियो का जो समस्वरण होता है वो भी अनुनाद का उदाहरण है। रेडियो का जो समस्वरण होता है वो भी बच्चों अनुनाद का उदाहरण है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो उस जगह का नाम था टेकोमा। क्या नाम था उसका? टेकोमा था। चलो, अब है अपना अगला टॉपिक मैक संख्या। मैक संख्या इंपॉर्टेंट है। मैक नंबर, मैक संख्या, मैक नंबर। देखो ये होता क्या है, किसी माध्यम में पिंड की चाल और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात, किसी माध्यम में पिंड की चाल और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात मैक संख्या कहलाती है। लिखेंगे तो टाइम लगता है। किसी माध्यम में पिंड की चाल और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात मैक नंबर माने मैक संख्या कहलाता है। संख्या है तो संख्या तो होगी, तो अपन क्या करते हैं, मैक नंबर जो है अपन एक मानते हैं, एक नंबर मानते हैं, एक से कम भी मानते हैं। तो बच्चों जिनका मैक नंबर एक होता है बच्चों, उन्हें अपन कहते हैं ध्वनिक। ध्वनिक, ठीक है। और एक से कम होता है वो होता है अवध्वनिक, अवध्वनिक तरंगें। और जिनका नंबर एक से कम होता है वो होता है पराध्वनिक। और यहाँ लिखेंगे अति पराध्वनिक। ध्यान रखना, सब ट्रिक बता रहा है आपको समझने की, याद करने की। अपन ने सीख लिया कि जिनका मैक नंबर एक होता है वो ध्वनिक तरंगें होती हैं, एक होती है। एक से कम वाली हो जाएगी अवध्वनिक, एक से अधिक पराध्वनिक और एक 5 से अधिक अति पराध्वनिक। तो माने देखना, ऐसे याद करो, ऐसे याद कर लो। अब ध्वनि पर अति, अब ध्वनि पर अति। क्या याद करोगे? याद सीखने के लिए नहीं तो 20 साल लगाओगे, लगा लो, क्या करना। अब ध्वनि पर पराध्वनि, अब ध्वनि पर पराध्वनि। अब से याद कर लेना, अब ध्वनिक तरंगें जिनका मैक नंबर जो है बच्चों एक से कम होता है, एक से कम। अब 0.7, 0.8 कितना भी हो सकता है। अब ध्वनि पर, तो ध्वनि का मैक नंबर एक होता है ध्वनिक का, पर पराध्वनिक का नंबर जो एक से अधिक होता है, एक से अधिक, एक से लेकर के आप हम 4 तक मान सकते हैं। अति पराध्वनिक माने 5 से अधिक, अब 7 हो, 8 हो, जितना भी हो, ठीक है। तो ये अपन मैक नंबर ऐसे अपन याद कर सकते हैं। तो मैक नंबर भी आपका ये कंप्लीट हो गया है। प्रिय छात्रों, अब आपका क्या बचता है इसमें वो अपन देख लेते हैं, परीक्षा में बस 1-2 मिनट और रुक जाओ, बस 2 मिनट। रेलवे स्टेशन पर अपने पास निकट आती हुई रेलगाड़ी की जो आवाज़ है, हॉर्न की आवाज़ है, वो तेज सुनाई देती है, फिर कम। ऐसा डॉपलर प्रभाव के कारण होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं। अभी बता दिया हमने, रेडियो का जो समस्वरण है वो अनुनाद का उदाहरण है, रेजोनेंस का उदाहरण है, ठीक है। ये भी समझ गए आप। दूसरी चीज अपने एक चीज और सीखती है यहाँ पर, सीख गया क्या है, हमने बोला था, देखो समझा पूरा दिया हमने, जो रडार है कैसे काम करता है। हमने क्या बोला था, रडार से तरंगें गई और दुश्मन का वायुयान है कुछ भी है उससे टकराई और वापस आई, मैंने परावर्तन होगा। क्या होगा? परावर्तन होगा, ठीक है, परावर्तन होगा। तो पूछा जाएगा रडार किस पर कार्य करता है? परावर्तन पर काम करता है। और पता है बच्चों आपको, जो डीजे बजते हैं या कोई हॉल है, इसमें आप बोलते हो तो आपकी आवाज़ आपको सुनाई देती है, आपकी आवाज़ आपको सुनाई देती है, ठीक है।
तो बच्चों इसे बोलते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि यानी अपन ने न्यूटन में पढ़ा था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो क्रिया प्रतिक्रिया, तो ध्वनि प्रतिध्वनि, तो वही लौट करके आवाज़, कोई अपनी आवाज़ अपने पास लौट करके आ जाए, वह बोलते हैं प्रतिध्वनि। तो इससे बचने के लिए जो हॉल है पर्दे लगा देते हैं, ठीक है, और आसपास क्या है, छत जो है अलग तरीके की बनाते हैं, तो मतलब उसमें कपड़े जो है अपन टांग दो, पर्दे टांग दो, तो अपनी आवाज़ आप लोग को लौट के नहीं आएगी। नहीं तो देखा होगा दीपावली के टाइम में अपन कमरा साफ करते हैं तो कितनी भयंकर आवाज़ आती है, वो प्रतिध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि कहलाती है, प्रतिध्वनि। तो प्रिय छात्रों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और आशा करते हैं आपको याद हो गया है, याद हो जाएगा। एक दो बार वीडियो देख लेना, कोई समस्या नहीं है, एक बार देखो, दो बार देखो।